एंड वेलकम आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो दोस्तों, एक नई क्लास आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड के इतिहास जो हैं यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे उत्तराखंड का इतिहास जो हमारे पास जानने के जो स्रोत है वो दो स्रोत है, ठीक है। एक है आपके पास साहित्यिक स्रोत और एक है आपके पास क्या है, पुरातात्विक स्रोत। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड के जो साहित्यिक स्रोत है इनका अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, पुरातात्विक स्रोत की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करूंगा इस सीरीज को हम कंटिन्यू यहाँ पे रखें आगे, ठीक है। तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत में देखते हैं हम धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। और धार्मिक ग्रंथ में देखेंगे हम विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड का नाम, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है हमारे पास जो पहला ग्रंथ आता है वो कौन सा आता है, ऋग्वेद आता है, ठीक है। और ऋग्वेद में ही क्या मिलता है हमें, उत्तराखंड का पहला उल्लेख हमें किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है उत्तराखंड का पहला उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और इस ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या बोला गया है, देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि, देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि किसमें कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है, उत्तर कुरु। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, उत्तर कुरु किसमें कहा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। इसके बाद देखना नेक्स्ट पॉइंट, स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए कहा गया है ब्रह्मपुर, खसदेश और उत्तराखंड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आज अगर आता है कि उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड किसमें कहा गया है, किस ग्रंथ में कहा गया है, तो स्कंद पुराण में कहा गया है, ठीक है। तो स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए ब्रह्मपुर, खसदेश और क्या कहा गया है, उत्तराखंड कहा गया है, ठीक है। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड तथा कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है, ठीक है। याद रखना, गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहते हैं, केदारखंड, और कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहते हैं, मानसखंड। और किसमें कहते हैं, स्कंद पुराण में कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखना, स्कंद पुराण में केदारखंड और मानसखंड को संयुक्त रूप से खसदेश कहा गया है, ठीक है। केदारखंड और मानसखंड को क्या कहा गया है, खसदेश। किसमें कहा गया है, स्कंद पुराण में संयुक्त रूप से बोला गया है खसदेश, केदारखंड और मानसखंड को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखना, बौद्ध धर्म ग्रंथों में, बौद्ध जो धर्म ग्रंथ है उसमें उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है, हिमवंत कहा गया है। पुराणों में कुमाऊं का नाम क्या है, कुर्मांचल। महाभारत में गढ़वाल क्षेत्र का नाम क्या है, स्वर्ग भूमि, बद्रिकाश्रम और तपोभूमि, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आता है स्वर्ग भूमि, बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, गढ़वाल क्षेत्र के नाम किस ग्रंथ में है, महाभारत में, ठीक है। और महाभारत काल में गढ़वाल को उत्तर कुरु के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन आता है गढ़वाल को उत्तर कुरु के नाम से किस समय जाना जाता था, महाभारत काल में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, स्कंद पुराण में हिमालय क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है। तो डायरेक्ट याद रखना, स्कंद पुराण में हिमालय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 5। कौन कौन से, नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर। 5 क्षेत्र जो हिमालय क्षेत्र को क्या 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 बोला गया है, नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर, ठीक है। स्कंद पुराण के अनुसार नंदा देवी पर्वत गढ़वाल और कुमाऊं को अलग करता है, ठीक है। गढ़वाल और कुमाऊं को अलग कौन सा पर्वत करता है, नंदा देवी पर्वत। किस पुराण में कहा गया है, स्कंद पुराण में कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, महाभारत के आदि पर्व में उत्तर कुरु तथा दक्षिण कुरु दो देशों का स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन अगर आता है उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु दो देशों का जो स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है महाभारत के किस पर्व में मिलता है, आदि पर्व में। तो उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु का उल्लेख कहाँ मिलता है, आदि पर्व में, महाभारत के आदि पर्व में, ठीक है। नेक्स्ट देखना, केदारखंड के अंतर्गत माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक का क्षेत्र आता है। जो अभी मैंने बोला स्कंद पुराण में क्या बोला गया, गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को क्या बोला गया है, मानसखंड कहा गया है, ठीक है। तो केदारखंड कहां से कहां तक आता है, माया क्षेत्र हरिद्वार से लेकर के हिमालय तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है, केदारखंड कहा गया है। तथा मानसखंड के अंतर्गत नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक का क्षेत्र आता है, ठीक है। मानसखंड के अंतर्गत क्या आता है, नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक का क्षेत्र आता था, ठीक है। और इन दोनों खंडों को नंदा देवी पर्वत क्या है, अलग करता है। तो कभी क्वेश्चन आएगा केदारखंड और मानसखंड को कौन सा पर्वत अलग करता है, तो नंदा देवी पर्वत अलग करता है। केदारखंड किसे बोला गया है, गढ़वाल क्षेत्र को, और मानसखंड किसे बोला गया है, कुमाऊं क्षेत्र को। केदारखंड हरिद्वार से लेकर के हिमालय तक का क्षेत्र आता है और मानसखंड में नंदा देवी पर्वत से लेकर के कालागिरी तक का क्षेत्र आता था, ठीक है। नेक्स्ट देखना, कौस्तकी ब्राह्मण के अनुसार वाक देवी का निवास स्थान क्या है, बद्रिकाश्रम में था, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा वाक देवी का निवास स्थान कहा था, बद्रिकाश्रम में। किस ग्रंथ में कहा गया है, कौस्तकी ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में षष्टिलक्ष्य संहिता की रचना की। षष्टिलक्ष्य संहिता की रचना कहां पे की गई है, बद्रिकाश्रम में। किसने की है, व्यास जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया और इसका उल्लेख हमें केदारखंड में मिलता है। सबसे पहले याद रखना, किरातों ने किससे युद्ध किया, अर्जुन से, और उस युद्ध को क्या बोला गया है, तुमुल संग्राम। क्या बोला गया उसे, तुमुल संग्राम बोला गया है, ठीक है। और इस युद्ध का जो उल्लेख मिलता है हमें कहां से मिलता है, केदारखंड से मिलता है, ठीक है।
जिस स्थान पर वह युद्ध हुआ आज वह बिल्लो केदार के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ बन गया है। ठीक है, तो किरातों ने जो उनका नेता था शिव, उसके झंडे के नीचे जो अर्जुन से युद्ध किया था, तुमुल संग्राम किया था, आज जो वो स्थान है किस नाम से प्रसिद्ध हो गया है? बिल्लो केदार के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखना, बिल्लो केदार जो है अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है। बिल्लो केदार कहाँ पे है? अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है, जिसे शिव प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है आपके पास, शिव प्रयाग के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्लो केदार को। बिल्लो केदार कहाँ पे है? अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, महाभारत के उद्योग पर्व में उल्लेखित भारत युद्ध में दुर्योधन के पक्षधर पर्वतिया ऋग्वेद के पारावत जन ही थे। ठीक है, तो पहला तो याद रखना किसमें ये कहा गया है? महाभारत के उद्योग पर्व में क्या बोला गया है कि दुर्योधन के जो पक्षधर थे वो कौन थे? वो कौन थे? पारावत जन। याद रखना, दुर्योधन के जो पक्षधर थे वो कौन थे? पारावत जन थे। किसमें कहा गया है? महाभारत के उद्योग पर्व में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये कई बार पेपर में भी आ गया कि ऋग्वैदिक काल में उत्तराखंड में किसका शासन था? ऋग्वैदिक काल में उत्तराखंड में किसका शासन था? त्रित्सु जन का। याद रखना, त्रित्सु जन का शासन था। ये एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में उत्तराखंड का नाम क्या मिलता है? उसी नगर भी मिलता है। तो उसी नगर किस में मिलता है? उत्तराखंड का नाम ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारे क्या बोलते हैं? धार्मिक ग्रंथ। इसके बाद आ जाओ अधार्मिक ग्रंथ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। ठीक है, रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभव किसकी पुस्तक है? कालिदास की। कौन कौन सी? रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ठीक है, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। तो इन पुस्तकों में भी उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। किस किस में? अष्टाध्यायी में। किसकी है? पाणिनि की। रघुवंश, मेघदूतम, कुमार संभव कालिदास की। हर्षचरित बाणभट्ट की। काव्य मीमांसा राजशेखर की। तो इन सारी पुस्तकों में भी हमें क्या है? उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से किस पुस्तक में उत्तराखंड के बारे में जानकारी नहीं मिलती है? तो हमें याद रखना किस में मिलती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखना, कल्हड़ ने पुस्तक लिखी कौन सी? राज तरंगिणी। तो पहला क्वेश्चन आएगा, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। इसमें क्या है? कश्मीर का जो शासक था ललिता द्वितीय मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया था, और इस पुस्तक में गढ़वाल विजय का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में राज तरंगिणी में किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है। गढ़वाल विजय का उल्लेख किसमें मिलता है? कश्मीर के शासक ललिता द्वितीय मुक्तापीठ द्वारा राज तरंगिणी में। ठीक है, याद रखना, राज तरंगिणी में हमें कश्मीर का जो शासन है, कश्मीर का जो शासक थे या कश्मीर का जो इतिहास है उसके बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखना, उत्तराखंड में प्रचलित लोक गाथाओं जैसे जागर इतिहास हेतु महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, तो जागरों के से भी हमें या लोक गाथाओं से भी हमें उत्तराखंड की जो इतिहास की जानकारी है वो मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो मुस्लिम ग्रंथ है जहांगीरनामा और तारीख ए बदायूं में भी उत्तराखंड का उल्लेख है। ये क्वेश्चन एक बार आया भी है कि कौन सा मुस्लिम ग्रंथ है जिससे हमें उत्तराखंड का वर्णन मिलता है? तो याद रखना, जहांगीरनामा और तारीख ए बदायूं में भी हमें उत्तराखंड का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत सीयूकी में उत्तराखंड के लिए पोलीहीमोपुलो अर्थात ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया है। तो याद रखना, उत्तराखंड के लिए ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किसने किया है? वेनसांग ने। किसमें किया है? जो उसका यात्रा वृत्तांत है सीयूकी। ठीक है, लेकिन इसने हरिद्वार को क्या बोला? मोयूलो अर्थात मयूर नगरी या माया नगरी कहा इसने। और इसको क्या बोला गया? इसने 20 ली का माप जो इसकी 20 ली बताई गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है हरिद्वार को माया नगरी किसने कहा? क्योंकि ये जो है हाईलाइट है, माया नगरी बोलते हैं हम हरिद्वार को। तो सीधा सीधा याद रखना, हरिद्वार को माया नगरी वेनसांग ने अपना जो यात्रा वृत्तांत है सीयूकी उसमें कहा है। ठीक है, दूसरा देखना, वेनसांग ने अपनी पुस्तक गोविशाण नामक स्थान का वर्णन किया। अपनी पुस्तक में गोविशाण नामक स्थान का वर्णन किया और इसकी पुस्तक अलेक्जेंडर कनिगम ने काशीपुर के रूप में की है। तो पहला एक क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन क्या आया था कि जो गोविशाण है वो किसका प्राचीन नाम है? ऐसे सिंपल क्वेश्चन आया था, काशीपुर का। तो सबसे पहले याद रखना, गोविशाण जो स्थान है इसका वर्णन किसने किया था? वेनसांग ने। किसमें? अपनी पुस्तक में किया था। ठीक है, और जब उसने गोविशाण का वर्णन अपनी पुस्तक में किया था तो जो हमारे अलेक्जेंडर कनिगम थे इन्होंने इसकी पहचान किस रूप में की? काशीपुर के रूप में की। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट याद रखना, जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथ गुरुपादुक में अनेक शासक और वंशों का उल्लेख मिलता है। तो आपका क्या क्वेश्चन क्या आता है कि हस्तलिखित जो ग्रंथ है गुरुपादुक ये कहां से मिला हमें?
जोशीमठ से। इसमें हमें क्या मिलता है, शासकों और वंशों का जो उल्लेख है वो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास प्रयाग प्रशस्ति लेख में इस क्षेत्र को कार्तिकेयपुर कृत्यपुर कहा गया है। तो क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड को कार्तिकेयपुर और कृत्यपुर किस लेख में कहा गया है, प्रयाग प्रशस्ति लेख में। ठीक है, और तालेश्वर से प्राप्त ताम्रपत्रों में कार्तिकेयपुर तथा ब्रह्मपुर शब्द का उल्लेख किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, किस ताम्रपत्र में कार्तिकेयपुर और ब्रह्मपुर शब्द का उल्लेख किया गया है, तालेश्वर ताम्रपत्र में। ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में केवल कार्तिकेयपुर शब्द का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन अगर आता है केवल कार्तिकेयपुर शब्द का उल्लेख किस ताम्रपत्र में मिलता है, पांडुकेश्वर में। क्वेश्चन अगर आता है कार्तिकेयपुर और कृत्यपुर किसमें कहा गया है, किस लेख में कहा गया है, प्राग प्रशस्ति लेख में। क्वेश्चन अगर आता है कार्तिकेयपुर और ब्रह्मपुर शब्द का उल्लेख किसमें किया गया है, तालेश्वर में, और केवल कार्तिकेयपुर शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। ठीक है, जब चीनी यात्री वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में केवल ब्रह्मपुर शब्द का उल्लेख किया है यहाँ के इस क्षेत्र के लिए। ठीक है, चीनी यात्री वेनसांग ने केवल किसका उल्लेख किया है, ब्रह्मपुर शब्द का, जबकि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किसका उल्लेख किया गया है, केवल कार्तिकेयपुर शब्द का। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, जिसमें हमने धार्मिक ग्रंथ पढ़े, अधार्मिक ग्रंथ पढ़े। अब चलते हैं पुरातात्विक स्रोत की तरफ। ठीक है, तो उत्तराखंड में सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक अवशेष है, प्रागैतिहासिक अवशेष में हमें सबसे पहले जो पुरातत्व में मिलता है, उत्तराखंड में पुरातत्व की जो खोज का प्रारंभ है वो जाता है हेनवुड को। उत्तराखंड में पुरातात्विक खोज का जो श्रेय है वो किसे जाता है, हेनवुड को जाता है। हेनवुड ने जो है 1856 में चंपावत के देवीधुरा से सर्वप्रथम कपमार्क्स खोजे थे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा, पुरातात्विक खोज का जनक जो है उत्तराखंड में किसे कहा जाता है, हेनवुड को कहा जाता है। तो हेनवुड ने 1856 में जो है देवीधुरा से सर्वप्रथम कपमार्क्स खोजे थे। ठीक है, इसके बाद जो है 1877 में रिवेट कॉर्नक ने द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के समीप से क्या है, शैल चित्रों की खोज की थी। ठीक है, तो सबसे पहले पुरातात्विक खोज की किसने की, हेनवुड ने। उसके बाद किसने की, रिवेट कॉर्नक ने। कहां से की, द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से इसने क्या की थी, शैल चित्रों की खोज की थी। किसने, रिवेट कॉर्नक ने। कब की थी, 1877 में। ठीक है, तो इसके बाद में जो है अल्मोड़ा से जो प्राप्त स्रोत है, हमें अल्मोड़ा से जो भी हमें शैल चित्र मिले हैं उनका उल्लेख यानी कि उनका अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखना लाखो उडियार। तो लाखो उडियार की खोज कब की गई थी, 1968 में की गई। ठीक है, किसने की थी, डॉक्टर MP जोशी ने। कहाँ पे है लाखो उडियार, बाड़े छीना के पास, ये याद रखना, बाड़े छीना के पास है लाखो उडियार। किस नदी के तट पर है, सुयाल नदी के तट पर। कौन से तट पे, दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, लाखो उडियार की खोज 1968 में MP जोशी ने की है, बाड़े छीना के पास है, सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, मुख्य विषय क्या था इसका, लाखो उडियार का मुख्य विषय है सामूहिक नृत्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा। लाखो उडियार का मुख्य विषय क्या था, सामूहिक नृत्य था। इसके अलावा देखना, यहां से मानव पशु पक्षियों के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं तथा मानव आकृतियों को अकेले या समूह में क्या है, नृत्य करते दिखाया गया है। तो लाखो उडियार से किस किस के शैल चित्र मिले, मनुष्य के, पशुओं के, पक्षियों के। ठीक है, और यहाँ के जो मानव है उनको अकेले या समूह में क्या है, नृत्य करते दिखाया हुआ है। ठीक है, जानवरों में लोमड़ी तथा अनेक पैरों वाले छिपकली के भी चित्र प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ठीक है, याद रखना, लोमड़ी और छिपकली के चित्र कहां से मिले, लाखो उडियार से। कहां है लाखो उडियार, अल्मोड़ा में है। ठीक है, इन शैल चित्रों में मानव आकृतियों को रंगों से सजाया गया है। इन शैल चित्रों में 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। सबसे नीचे श्याम, मध्य में कत्थई लोहित और ऊपरी भाग में श्वेत रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सबसे ऊपर किस रंग का प्रयोग किया गया है, श्वेत, मध्य में कत्थई रंग का और सबसे नीचे श्याम रंग का। ठीक है, तो आपको इतना कुछ डीप नहीं जाएगा, वो क्वेश्चन आ सकता है कि जो लाखो गुफा है इसमें कितने रंगों का प्रयोग किया गया है, 3 रंगों का, यहाँ के जो शैल चित्र है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह जो शैल चित्र है ना, नागफनी के आकार का है। लाखो गुफा का आकार किस तरह है, नागफनी का, इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो यशवंत सिंह कटोच है उनके अनुसार जो लाखो उडियार है वो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की पहली खोज थी। तो ये भी याद रखना कि लाखो उडियार को उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की पहली खोज किसने की थी, किसने माना था, यशवंत सिंह कटोच ने। ठीक है, और ये जो चित्र है इनको ताम्रपाषाण काल में रखा गया है और इन चित्रों को भीमबेटका शैल चित्रों के समान मानते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, भीमबेटका शैल चित्र के समान उत्तराखंड में कहां पे मानते हैं, लाखो उडियार में। ठीक है, लाखो उडियार सबसे सर्वोत्तम और सुलभतम शिलाश्रय है। ठीक है, राज्य पुरातत्व विभाग ने 1992 में इसे अपने संरक्षण में ले लिया है। तो ये भी याद रखना, पुरातत्व विभाग ने लाखो उडियार को कब अपने संरक्षण में लिया, 1992 में। यहाँ के शैल चित्रों को किसके समान बताया गया है, भीमबेटका शैल चित्र के समान। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे।
फड़का नौली की खोज कब की गई? 1985 में। किसने की है? यशोधर मठपाल ने। ठीक है, फड़का नौली की खोज किसने की है? यशोधर मठपाल ने। कब की है? 1985 में। यहाँ से हमें 3 शिलाश्रय प्राप्त होते हैं, बस इतना याद रखना। ठीक है, फड़का नौली की खोज 1985 में यशोधर मठपाल ने। और कितने शैलचित्र मिलते हैं यहाँ से? 3 शैलचित्र मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। पेटसाल की खोज कब की गई? 1989 में। किसने की है? यशोधर मठपाल ने। यह शैलचित्र किस गांव के निकट है? कप्परकोट गांव। जितने शैलचित्र हम पढ़ रहे हैं सारे अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, यहां से नृत्यरत मानव आकृतियां प्राप्त हुई है जिन्हें कत्थई रंग से सजाया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कत्थई रंग से सजाई गई मानव आकृतियां कहां से मिली है? पेटसाल से। खोज कब हुई? 1989 में। किसने की है? यशोधर मठपाल ने। कहां पे है शैलचित्र? कप्परकोट गांव के पास में। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, फल सीमा अल्मोड़ा। योग मुद्रा और नृत्य मुद्रा में यहां से मानव आकृतियां मिली है। क्वेश्चन आएगा, योग मुद्रा और नृत्य मुद्रा में मानव आकृतियां कहां से मिली है? फल सीमा अल्मोड़ा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लोएथाप से जो हमें 3 शिलाश्रय के प्राचीन चित्र मिलते हैं। कितने शिलाश्रय मिलते हैं? 3 शिलाश्रय। यहां से प्राप्त शैल चित्र में मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। क्वेश्चन आएगा, मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर किस शैल चित्र में मिला है? तो लोएथाप में मिला है। ठीक है, इसके बाद आ जाना नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, कसार देवी मंदिर। तो कसार देवी जो मंदिर है ये कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, याद रखना यहां से जो है 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किया गया है। सीधा क्वेश्चन आएगा, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस मंदिर में किया गया है? कसार देवी मंदिर। कहां पे है? अल्मोड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाना है रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी में डॉक्टर यशोधर मठपाल को यहां से पाषाणकालीन शवगार और ओखली कपमार्क्स प्राप्त हुई है। ठीक है, कपमार्क्स को क्या बोलते हैं? ओखली बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, पाषाणकालीन शवगार कहां से मिले हैं? रामगंगा घाटी से। किसको? यशोधर मठपाल ने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाना धनगल कहाँ है आपका? ये भी अल्मोड़ा में। यहाँ पे जो उत्खनन वर्ष है 1998 में है और इस धनगल की जो खोज की है वो प्रोफेसर MP जोशी और DS नेगी ने की है। ठीक है, और ये धनगल कहाँ है आपका? अल्मोड़ा जनपद के बगवाली पोखर के पास में स्थित है धनगल गांव। ठीक है, कहाँ पे है? बगवाली पोखर के पास। याद रखना, बगवाली पोखर मतलब होता है तालाब। ठीक है, बगवाली पोखर कहाँ है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अल्मोड़ा में। ठीक है, यहाँ पे क्या है? धनगल गांव है। ठीक है, तो यहाँ जो ये जो गांव है धनगल, यहाँ से हमें क्या मिलते हैं? थापली और पुरोला के समान चित्रित धूसर मृद भांड के टुकड़े, पक्की मिट्टी के अनेक खिलौने, ताम्र चूड़ियां और अश्व अस्थियां मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा, ताम्र चूड़ियां कहां से मिली? अश्व अस्थियां कहां से मिली? ठीक है, पक्की मिट्टी के अनेक खिलौने कहां से मिले? धनगल से मिले। कहां है? अल्मोड़ा में। खोज किसने की? MP जोशी और DS नेगी ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, चंद्रेश्वर मंदिर। चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है? द्वाराहाट। कहाँ पे है? द्वाराहाट कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, तो इसकी जो खोज है 1877 में रिबेट कॉर्नक द्वारा की गई थी। चंद्रेश्वर मंदिर की खोज 1877 में किसने की? रिबेट कॉर्नक ने की थी। और चंद्रेश्वर मंदिर के समीप जो ओखलियां है वो मिली है। और कितनी ओखलियां? 12 पंक्तियों में 200 कपमार्क्स यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और द्वाराहाट से प्राप्त शैल चित्रों को यूरोप से प्राप्त शैल चित्रों के समान बताया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा, किन शैल चित्रों को यूरोप से प्राप्त शैल चित्रों के समान बताया गया है? द्वाराहाट को। भीमबेटका के शैल चित्र के समान किसे? लाखू उड़ियार को। ठीक है, और यूरोप से प्राप्त शैल चित्रों के समान किसे माना गया है? द्वाराहाट के प्राप्त शैल चित्रों को। ठीक है, द्वाराहाट को जो है कुमाऊं का खुजराऊ कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, कुमाऊं का खुजराऊ किसे कहा जाता है? द्वाराहाट को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डॉक्टर MP जोशी द्वारा खेकन, जसकोट, देवीगुड़ा से कपमार्क्स की खोज की गई है। तो ये भी याद रखना, खेकन भी अल्मोड़ा में, जसकोट और देवीधुरा चंपावत से जो है कपमार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई? MP जोशी द्वारा। और डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा पश्चिमी नयार घाटी से कपमार्क्स की खोज की गई है। क्वेश्चन आएगा, पश्चिमी नयार घाटी में कपमार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई है? यशोधर मठपाल के द्वारा। ठीक है, और ये जो कपमार्क्स है किसके समय के माने जाते हैं? महासम संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नैनी पातल की जो खोज है 1999 में की गई है। यहाँ से 5 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है और ये जो मानव आकृतियां हैं मंगोल शैल चित्र से संबंधित है।